अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आरिफ है, आरिफ हुसैन। तो आज मैं मियाज़ को एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश होगी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या और भी बाकी लोग जो समझना चाहते हैं तो उनको आसानी से समझ आ सके। तो मियाज़ जो कि बेसिकली होम्यो मेडिकल साइंस सिस्टम में इसको सब लोग जानते हैं। तो बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है और फ्रांस के एक प्रोफेसर थे लूज शिपर, तो उन्होंने जो है वो इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उनकी एक टेक्स्ट बुक है द टेक्स्ट बुक फॉर द एनिमोनियन प्रोफेशनल्स। तो बाद में होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर भी रहे। तो मियाज को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसके मैनी है पोल्यूशन। तो ये फ़ौरन हमारे जहन में आ जाता है ये गर्दो गुबार या इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने एक ही वर्ड में इसको जो है वो समझा दिया कि मियाज बेसिकली जो पोल्यूशन है वो क्या चीज़ है, और जो सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस ये जो मियाज़म है होम्योपैथी में तो ये क्या है। तो ये बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि पोल्यूशन जब भी हमारे जहन में आता है तो इससे मुराद पोल्यूशन है। जैसे कि सबसे पहली जो है वो बायोलॉजिकल पोल्यूशन, जैसे कि बाज़ लोगों को किसी खास सीज़न में एलर्जी हो जाती है या एग एलर्जी है, हनी एलर्जी है, पेट्स की एलर्जी है या डॉग्स वगैरह जो लोग तो ये भी एक काज है। इसके बाद देखिए कि माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन, तो यही वो टाइम था प्रोफेसर हनीमन का कि उस टाइम वो कंफ्यूज थे क्योंकि उस टाइम कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं थी कि जिससे इसे देखा जा सके। तो जो क्लॉज ऑर्गेनन की बुक की उसमें यही चीज़ अहम थी कि वो कहते थे कि सिमिलर मेडिसन और जो क्योर है उसके बीच में कुछ ऐसी इनविजिबल फोर्सेस, गैर मरई ताकतें आयल हो जाती हैं जो शिफा नहीं होने देती। तो उस टाइम जो माइक्रोस्कोप भी नहीं थी, तो बहरहाल उस टाइम उन्होंने एक फिर ये जो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया। तो बेसिकली इसके अलावा भी पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि ये आप देखते होंगे कि एनवायरनमेंट में बहुत से जो धुआं है या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ये भी एक काज क्रिएट करती हैं हमारी डेली लाइफ। और एक डिजीज़ का मतलब है कि इजी लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो किसी कॉजेटिव एजेंट से आती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस हैं या इसके अलावा एलर्जीज़ हैं। तो ये बेसिकली एक ये पोल्यूशन है। एक नॉइज़ पोल्यूशन है, जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ या उसमें जो लोग काम करते हैं, या एक प्रेशर आरन है, बाज़ जगह पे लिखा होता है प्रेशर आरन बजाना मना है। ये बेसिकली कानों के कैंसर तक इससे ये काज है इसका। तो जैसे रोडोडेंड्रॉन का पेशेंट जो होता है, बिजली चमकती है तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जलसीमियम पेशेंट, इधर फ़ोन की घंटी बजी उधर उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो ये भी काज हैं। तो ये सारे काज मिल के तो मियाज अब इस पे आते हैं कि ये तीन मियाज में सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस। सोरा बेसिकली बेसिक है जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में कहीं भी, और ऑर्गेनन की एक क्लास जो कि हनीमन कहते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम का जो आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एक्सटर्नली नहीं हो सकता, सिर्फ उस चीज़ का हो सकता है किसी को कोई कट लग गया बॉडी में, स्किन में, या कोई ऐसा इशू हुआ तो उसमें तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो किसी को कोई एलर्जी हुई या कोई ऐसा इशू हुआ तो वो आप अगर उसको सप्रेस करेंगे, अगर उसकी एक्सटर्नली आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो बेसिकली किसी कॉजेटिव एजेंट से हो रहा है, किसी बैक्टीरिया से, या उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। सप्रेशन होने से किसी की नज़र जा सकती है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन्फ्लेमेशन इसको समझने के लिए यही है कि 5 करैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं बॉडी में। तो जैसे कि इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं जो कि इन्फ्लेमेशन से जो सोरा में आती है, तो सोरिक कंडीशन में जैसे आपने देखा होगा
न्यूरोटिस और या एपिटाइटिस या जिस तरह नेफ्रोटिस, जिस डिज़ीज़ के साथ ITS लगता है तो ये इन्फ्लेमेशन टाइम होता है, उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो साइकोसिस मियाज में चला जाता है, यानी कि वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। तो उसके बाद अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो सिफिलिटिक कंडीशन होती है। तो इसमें आप जो है कॉजेटिव फैक्टर की जो मेडिसिन कोई भी यूज़ करते हैं तो उससे क्योर नहीं होता, बल्कि वो क्योर एक दफ़ा एक शख्स ठीक होता है उसके बाद वो दोबारा से प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स की बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है तो उसकी रेमेडी जो है वो एलोपैथिक साइंस में भी आप देख लें या होम्यो में देख लें, तो आप अगर उसको सिमिलर मेडिसिन देते हैं, मिसाल के तौर पे किसी को बुखार हो रहा है तो पैनाडॉल दी, ठीक हो गया, सेटल हुआ। अब वो हफ्ता सेटल रहता है, एक माह रहता है, एक दिन रहता है, दोबारा से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉजेटिव एजेंट मौजूद है बैक्टीरिया की सूरत में। तो जब तक वहाँ मेज़मेटिक मेडिसिन आप नहीं देंगे तो वहाँ कॉजेटिव फैक्टर पे आप कोई भी रेमेडी सेलेक्ट करते हैं वो काम नहीं करेगी या वो क्योर नहीं हो सकता। तो यही चीज़ उन्होंने आज से तकरीबन 200 साल पहले डिस्कवर की, जो एक कामयाबी थी साइंस की। तो आज भी जो है उस तरीका इलाज को अपनाया जा रहा है, लोग क्योर हो रहे हैं। तो यही एक बेसिक उनका था, क्योंकि दोनों जो मेडिसिन्स थी एलोपैथिक और होम्योपैथिक, इनको नाम भी प्रोफेसर जो डॉक्टर हनीमन थे उन्होंने ही दिया था, जर्मन प्रोफेसर थे। लेकिन बस वो जब उन्होंने ये देखा तो फिर उसके बाद ये नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि ये नैनो पार्टिकल से उन्होंने ये मेडिसिन जो इजाद की थी होम्यो के नाम से, जिन्हें आप लोग जानते हैं। तो उसमें अब सोरिक कंडीशन में जब आप एंटीसोरिक मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ आपकी कोई भी रेमेडी हो, मिसाल के तौर पे फेरमपास, काली में, और ये वो मुकम्मल तौर पे उसको रिमूव नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे किसी को कोई वॉमिटिंग हो रही है, उसको इन्फ्लेमेशन हुई स्टमक में, तो उसकी मेडिसिन हम सब लोग जानते हैं, एपिकॉग एक रेमेडी है, तो हम उसे देते हैं, वो ठीक होता है, फिर बीमार हो जाता है, वो क्योर नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे एक मेज़मेटिक एक इशू मौजूद है। तो जब तक आप एंटीसोरिक मेडिसिन का एज ए मेज़मेटिक मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन की कोई भी एपिकॉग या मेडिसिन आप देते हैं तो वो उसमें क्योर नहीं होगा। तो जैसे बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन हैं एंटीसोरिक, हमारे पास सल्फर है, सोरिनम है, लाइकोपोडियम है, जो भी है आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप काज पे मेडिसिन देंगे तो वो क्योर हो जाएगा। इसी तरह अब साइकोसिस भी आते हैं। साइकोसिस बेसिकली किसी भी ग्रोथ को कहते हैं। मिसाल के तौर पे बॉडी में ग्रेवल्स बन गए, कोई किडनी स्टोन बन गए, तो वो डिपॉजिट हो गया। वो कैसे होता है कि एक फैगो जो सिस्टम है एक बॉडी के अंदर नेचर ने एक लगाया है, उसका काम है कि पर सेकंड जो सेल्स डाई करते हैं और जो रीएक्टिव नए सेल्स जो है जनरेट होते हैं, तो इस सिस्टम का काम है कि जो मिसाल के तौर पे जो सेल्स आपके डेड हो गए हैं वो उनको जो है उनको रीगल्फ करना और रीजनरेट करना या रीएक्टिवेट करना, जो नए सेल्स बनते हैं। तो जब वो सिस्टम ख़राब होता है फेगोएस, तो वो क्या होता है कि डिपॉजिट कर जाते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, ये भी डिपॉजिट में आएगा। आर्ट्रियोसेक्रिलोसिस हो गया, आपका जो हाइपोटेंशन जिस जो काज है, तो आर्टरीज में एक वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठी हो गई, तो ये भी साइकोसिस मियाज में आता है। उसके अलावा आपको मिसाल के तौर पे आँखों में कोई ग्रोथ हुई, कोई मतलब ग्लूकोमा, मोतियां बन गया, ये भी साइकोसिस है। तो यहाँ पे एंटीसाइकोटिक रेमेडी जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी कॉजेटिव कोई भी रेमेडी है वो काम नहीं करेगी तो वक्ती तौर पे करेगी, लेकिन वो क्योर नहीं होगा। तो एंटीसाइकोटिक में हमारे पास
काफ़ी अच्छी अच्छी जो मेडिसन्स हैं, तो उनमें मेडोरिनम है, थूजा है। तो जब तक आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, उस काज को रिमूव नहीं करेंगे, तो बाकी जो मेडिसन्स हैं आपकी वो उसमें क्योर नहीं कर पाएंगी, सिमिलर मेडिसन भी क्योर नहीं करेंगी। इसी तरह जब मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में साइकोटिक का कोई इशू था तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सिफिलिटिक में चला जाता है। तो सिफिलिस बेसिकली, सिफिलिस वो कंडीशन है, सिफिलिटिक कंडीशन कि जिसमें कहीं डिस्ट्रैक्शन होती है। अब हमने देखा इन्फ्लेमेशन जो है वो जो सोरा की कंडीशन है, और उसके बाद साइकोसिस जो है वो है डिपॉजिट है, यानी कि जो डिपॉजिट हो गए बॉडी में। अब डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये सिफिलिस म्याज में आता है, तो वहाँ पे एंटी सिफिलिटिक मेडिसन आप देंगे। और वो क्या होता है कि बॉडी में ग्रोथ हुई, एक ट्यूमर हुआ, लेकिन वो ब्लास्ट कर गया, उससे फ्लूइड निकल आया, आपके कान में इन्फ्लेमेशन हुई, वहाँ फिर ग्रोथ हुई, साइकोटिक कंडीशन हो गई, उसको ट्रीट नहीं किया तो सिफिलिटिक जब होगा तो कान बहना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे आपकी कोई भी आप मेडिसिन देते हैं, जैसे नेट्रम कार्ब है या कोई भी है, वो काम वक्ती तौर पे करेगी, लेकिन जब तक आप वहाँ पे एंटी सिफिलिटिक, जैसे हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे सिफिलिनियम है सबसे मशहूर, सब लोग जानते हैं। सिफिलिनियम की जब तक आप डोज नहीं देंगे तो आपकी नेट्रम कार्ब या कोई भी रेमेडी है वो वहाँ पे मुकम्मल काम नहीं करेगी और वो क्योर नहीं होगा। इसके बाद फिर और म्याज ऐड हुए, जैसे कि आपको पता है 1998 में एक HCV वायरस जो कि स्क्रीनिंग पाकिस्तान में भी 90 में, अमेरिका में, यूरोप में तो हो चुकी थी। तो उससे पहले भी वायरस तो मौजूद था, लेकिन ये स्क्रीनिंग जब हुई तो उसके बाद पता चला कि HCV वायरस जो है वो पूरे ब्लड में रहता है, लेकिन वो काज कहाँ पे, लीवर में क्रिएट करता है। जब वो लीवर को डैमेज करता है जाके, तो जब तक आप वहाँ पे उसको काज को रिमूव नहीं करेंगे, तो इसी तरह TB है, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में मौजूद होता है, एक बहुत मजबूत शेल के अंदर होता है, उसके ऊपर जो है कैल्शियम फास्फेट के बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। तो आपने देखा होगा एलोपैथिक साइंस में जो है वहाँ पे 6 माह या 9 माह का कोर्स करवाया जाता है। वो किस लिए होता है कि वो मेडिसन तकरीबन 6 माह मिनिमम लगाती है उसके खोल को तोड़ने के लिए। उसके बाद फिर जाके मेडिसन उसे, मिसाल के तौर पे होम्यो की कोई मेडिसन है, काली म्योर है या कोई भी है, तो वो बैक्टीरिया को तब किल करेगी या जो भी होगा जब वो खोल टूटेगा। तो वहाँ पे एंटीमेस्मेटिक आप ट्यूबरकुलिनम या कोई भी यूज़ करते हैं तो वो जाके उसको ख़त्म किया जाता है। इसके बाद कैंसर का जो म्याज ऐड हुआ, तो अब कैंसर है वो भी डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली। उसमें आप जब तक कारसी या इस तरह का आप कोई मेज़मेटिक रेमेडी यूज़ नहीं करेंगे तो वो काज भी रिमूव नहीं होगा। तो बेसिकली होम्योपैथिक साइंस जो है वो न्यूरॉन जो हमारा माइंड है उस पे बहुत ज़्यादा इसका वर्क है। मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ कि अगर एक पेशेंट है, उसकी बॉडी में डायबिटीज़ है और उसकी रेमेडीज़ तो बहुत है, अब होम्योपैथिक में 4000 प्लस मेडिसिन हैं, लेकिन अगर उसकी बॉडी में अब उसे डायबिटीज़ का भी वो पेशेंट है, नेफ्रॉन का भी उसका इशू हो गया है, उसको यूरिक एसिड है, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके माइंड के सिम्टम अगर एक फास्फोरस से मैच कर जाते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर उसकी बर्निंग होती है हाथों में, पाँव में, इस तरह का उसे थ्रस्ट यानी प्यास, ऐसी प्यास हर टाइम महसूस होती है, ये सिम्टम अगर मैच करते हैं तो आप सिंगल रेमेडी फास्फोरस उसकी ट्यूबरकुलोसिस को, उसकी बॉडी में अगर डायबिटीज़ है उसको, इन सब चीज़ों को निकाल देगी। बेसिक जो है ना, ये साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा एक फैक्टर है होम्योपैथिक साइंस का। तो एक शख्स के अगर माइंड सिम्टम मैच हो जाते हैं तो उस पर एक मेडिसन जो है उसकी बॉडी से सब जो है कजेटिव एजेंट्स जो भी वायरस बैक्टीरिया तक निकाल देते हैं। तो ये बेसिकली सिस्टम है। तो ये सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, ये जो म्याज में इनका फिर आगे कैंसरियन या ट्यूबरकुलोसिस म्याज ये भी ऐड हुए। अभी बहुत से
ऐसे चीज़ें दुनिया में आएंगी या डिस्कवर होंगी, जैसे अभी रिसेंटली कोविड आया या डेंगू आया या इस तरह के काफ़ी सारे जो कैजेटिव एजेंट हैं। तो ये वही जो म्याज पे फिर आ जाते हैं कि पोल्यूशन, बेसिकली पोल्यूशन ये चीज़ थी, क्योंकि अर्ली प्रैक्टिस में डॉक्टर हनीमन भी कंफ्यूज थे। तो मेरी मोटिवेशन का ये बायस बना ये एक लफ्ज़ जो है। और मैं हैरान हूँ, कई दफ़ा ये बात सोचता हूँ कि 200 साल पहले, यानी कि आप सोचें ना उस टाइम माइक्रोस्कोप थी ना कुछ था, लेकिन उन्होंने, अब लोग कहते हैं जी अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात वो लोग हैं कि जो ऐसे बड़े काम करते हैं, और अल्लाह पाक ने खुसूसी इनायत की कि एक अपना राज उन पे ज़ाहिर किया। तो उन्होंने दुनिया में एक बड़ा सिस्टम दिया जो होम्यो मेडिकल साइंस के नाम से आप जानते हैं। तो ये आज म्याज पे मैंने बात की, आइंदा फिर रेमडीज़ पे भी बात होती रहेगी, लेकिन एंड पे मैं ये बताऊं कि जो हमारे पूरी वर्ल्ड में आप देख लें, इसमें पोटेंसी का जो कंसेप्ट है इसको भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप कौन सी पोटेंसी यूज़ करें। मिसाल के तो पोटेंसीज़ तो काफ़ी हैं, 6 CH से लेके 30 CH, 200 CH, 1 M पोटेंसी है, 10 M पोटेंसी है, CM है, उसके बाद DM है, MM है, काफ़ी बड़ी पोटेंसीज़ हैं। तो बेसिकली तो जो भी मेडिसन है वो जब डिल्यूट फॉर्म में जाती है तो जितनी डिल्यूट होगी इतनी पावरफुल होती है। और ये लास्ट एक लेक्चर हुआ डॉक्टर फैसल नसीम, जो नेशनल साइंटिस्ट हैं, PhD फिज़िक्स हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया एक स्कोप से कि जो होम्यो मेडिकल साइंस है, ये जो मेडिसन होती है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, अब एक इंसान का बाल है तो अब मिसाल के तौर पे इसे डिल्यूट किया जाए तो 80,000 सेंटीमीटर तक वो जो है एक नैनो पार्टिकल्स वो क्रिएट होते हैं। और वो इतने पावरफुल हैं कि डॉक्टर फैसल नसीम कहते हैं कि ज़मीन से चांद तक एक रोप बनाई जाए, आप उसके साथ लिफ्ट चला सकते हैं। तो एक मिसाल थी उनकी समझाने के लिए, जैसे यूरेनियम की अफजदगी होती है, आप एटम बनता है। तो ये बॉडी के अंदर बेसिकली वाइटल फोर्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर फिर बात करेंगे कभी। तो उसको जो है ये बूस्टअप किया जाता है और फिर आपकी डिजीज़ को बॉडी से निकाला जाता है। तो होम्यो मेडिकल साइंस में तो एक एलिगेशन था 200 साल से कि ये लोग क्योर हो रहे हैं। आप देखें उनको मेरे जैसा एक साइंस का स्टूडेंट जो है वो तो मानता है कि वो बड़े सर्जन भी हैं। किसी की किडनी स्टोन हो गया तो वो मेडिसन 2 दिन में ग्रेवल रिमूव कर देती है, और जबकि दूसरे सिस्टम में उसका ऑपरेट किया जाता है लेज़र से या जिस तरह भी। तो अब लोग कहते थे कि इसमें तो मेडिसन है ही नहीं, तो ये कैसे ये हो रहा है। तो अब ये मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें डिस्कवर हुई कि ये इंतहाई पावरफुल मेडिसन्स होती हैं। अब देखें इसमें किसी भी मेडिसन की एक मिसाल हम ले लेते हैं कि अब जलसीमियम मेडिसन है, जलसीमियम कि माइंड सिम्टम भी उसका थीम भी बड़ा मज़े का है। तो वो बेसिकली एक जो है वो एक फ्लावर उससे उसको उसके इंग्रेडिएंट्स को लेके तो ये बनाई गई है, और नर्व पे इसका बहुत अच्छा काम है। और पैरालिसिस कंडीशन में आपको पता है यूज़ होती है। तो जितना भी मेडिसिन को डिल्यूट फॉर्म में लाया जाता है उसकी पावर बढ़ जाती है। तो बेसिकली 30 पोटेंसी से ज़्यादा लोग शुरू करते हैं। किसी की प्रैक्टिस में 200 है, किसी की प्रैक्टिस में 1 M है। लेकिन इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मतलब जैसे कि पिछली वीडियो में भी बात की थी कि चेस्ट पेन के 32 काजेज़ हैं और 32 मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में। राइट साइड की रेमेडी जो है लेफ़्ट साइड पे काम नहीं करेगी, लेफ़्ट साइड की राइट साइड पे नहीं करेगी। जैसे एलोपैथिक में हमें किडनी पेन हो, चेस्ट पेन हो, लीवर पेन हो, पेनक्रिया का पेन हो, लंग्स का हो, एब्डोमिनल हो, स्टमक हो, तो हमें एक पेन किलर दिया जाता है जो कि वो हमारे लीवर या किडनीज़ को डैमेज करता है। तो ऐसा नहीं होता, इसमें एग्रीवेशन भी हो तो ये होता है कि आपने एक रेमेडी किसी हाई पावर में यूज़ करवा दी तो जिस प्रॉब्लम के लिए की तो उसके जो है आपके सिम्टम बढ़ जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर वो आराम से
जब कम होंगे तो क्योर हो जाएगा, मतलब शफायाबी उसमें हो जाएगी, क्योंकि एक नेचुरल जो इंग्रेडिएंट से ये मेडिसिन्स क्रिएट की गई हैं, तो इसलिए। लेकिन फिर भी जो साइंस के स्टूडेंट हैं या डॉक्टर्स हैं वो तो चलें यूज़ कर सकते हैं, या तो बाकी लोग जो है वो बेसिकली उन्हें नहीं चाहिए कि कोई भी वीडियो देख के तो अपने तौर पे किसी मेडिसिन या मेडिसिन्स की वीडियो में डालूंगा, उनके थीम्स, उनके यूजेस, किन इंग्रेडिएंट से वो बनाई गई हैं, बॉडी के किस पार्ट पे वो इफ़ेक्टिव हैं, किस प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं। लेकिन बेहतर है किसी माहिर की जो है होम्योपैथ की, अपने डॉक्टर की राय से लें, क्योंकि डॉक्टर के पीछे एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आम शख्स को तो नहीं पता। तो ये आज इसी पे बात करनी थी, मियाज पे। आई होप के आप लोगों को समझ आई होगी कि होम्यो मेडिकल साइंस कैसे वर्क करती है और इसका विजन क्या है। अभी तो ये नैनो जो साइंस है इसके काफ़ी जो असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, वो तय होने हैं। तो चलें, वक्त के साथ साथ यहाँ पे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।